स्टूडेंट्स, वेलकम योर एसएसटी क्लास। आज मैं आपको द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में लेट 19th सेंचुरी की घटनाओं के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें कॉलोनिज्म और उसके डार्क साइड को हम आज उस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलोनिज्म आप जानते हैं कॉलोनी क्या होती है। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, इसी तरह से यूरोपियंस ने अमेरिका को और अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। इसके पहले मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया और रेफ्रिजरेटर शिप्स के द्वारा किस तरह से इकनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुई। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रेड तो फ्लॉरिश हो रहा था और एक कंट्री दूसरी कंट्री में जा रही थी। उसके साथ साथ जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उन्होंने देखा कि वीक कंट्रीज़ भी हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है उन्हें अपनी कॉलोनी बनाकर। तो यूरोपियंस ने क्या किया, अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बना लिया और यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने एक साथ मिलकर 1885 में बर्लिन में मीटिंग की और उसके बाद अफ्रीका को आपस में डिवाइड कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल पावर के साथ साथ अफ्रीका के हर एक हिस्से पर अपना कब्ज़ा कर लिया और फिर उन्हें वहाँ पर ट्रेडिंग करने, चूँकि वो लोग ट्रेड करने गए थे तो उन्हें ट्रेडिंग के लिए लेबर्स की ज़रूरत थी और वहाँ लेबर्स की शॉर्टेज पड़ गई। क्यों शॉर्टेज पड़ गई? क्योंकि अफ्रीकन नेटिव्स जो थे वो दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड योर लाइवलीहुड बिकॉज दे नॉट वर्क ऑन अंडर एनीबडी, मतलब वो किसी के अंडर में वर्क नहीं करना चाहते थे। दे डू नॉट वांट ओके। तो इस तरह से क्योंकि उनके पास खुद के कैटल्स थे और उनकी लाइवलीहुड जो थी वो उन्हीं पर डिपेंड करती थी। वो उनको ग्रेजिंग कराते, उनकी देखभाल करते, पालन पोषण करते और उनका जीवन यापन आसानी से हो रहा था। तो वो किसी भी तरह से किसी दूसरे के अंडर कंट्रोल वर्क करना ही नहीं चाहते थे। अब उन्हें किस तरह से लेबरशिप में लाया जाए, इसके लिए यूरोपियंस ने कुछ ट्रिक्स अपनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए उन पर। तो जब हैवी टैक्सेस पड़ेंगे तो लोग हो सकता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमारे अंडर कंट्रोल वर्क करने के लिए तैयार हो जाएं। उसके अलावा उन्होंने दे चेंज इनहेरिटेंस लॉ, उन्होंने अफ्रीकन्स के इनहेरिटेंस लॉ को भी चेंज कर दिया। इनहेरिटेंस लॉ जैसे इंडिया में होता है कि फादर के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके सारे ही बच्चों में डिवाइड होती है इक्वली, उसी तरह से यूरोपियंस में भी जो इनहेरिटेंस लॉ था वो इसी तरह का था। लेकिन अफ्रीकन में जो इनहेरिटेंस लॉ था वो भी इसी तरह का था। तो यूरोपियंस ने उसे चेंज किया कि नहीं, फादर की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके केवल एक बच्चे को ही मिलेगी और बाकियों को नहीं मिलेगी। इससे उन्होंने सोचा कि हो सकता है बाकियों को जब ना मिले तो वो काम करने के लिए काम ढूंढें और हमारे अंडर कंट्रोल एज अ लेबर वर्क करें। उसके अलावा उन्होंने जितने भी अफ्रीकन नेटिव्स थे उनके मूवमेंट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली नहीं मूव कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ट्रिक्स अपनाई, लेकिन ये ट्रिक्स वर्क नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे, उनकी बहुत ज़्यादा नीड्स नहीं थी कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हों। वो सेटिस्फाइड थे, उन्होंने हैवी टैक्सेस भी पे कर लिए, उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ भी मान लिया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो इस तरह से उनकी लाइफ चलती रही। अब यहाँ पर यूरोपियंस को प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्हें शॉर्टेज ऑफ लेबर झेलना पड़ रहा था, लेकिन इसमें एक बड़ा काम किया रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट क्या था? रेंडर पेस्ट एक तरह की कैटल प्लेग कहा जाएगा कि जानवरों में फैलने वाला एक संक्रमण था, बीमारी थी, जिसकी वजह से जो अफ्रीकन नेटिव्स थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ा। इस रेंडर पेस्ट बीमारी की वजह से लगभग 90% तक कैटल्स मर गए। तो इससे जब उनकी लाइवलीहुड ही ख़त्म हो गई, तो जब लाइवलीहुड ख़त्म हो गई तो उनको अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ी क्या कि वो एज अ लेबर वर्क करें यूरोपियंस के पास। तो इस तरह से ना केवल यूरोपियन की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या कुछ ट्रिक्स की वजह से, बल्कि रेंडर पेस्ट बीमारी ने जो था उन्हें हरा दिया और उनका जो जीवन था वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे ट्रेड तो प्रॉस्पेरस हुआ, लेकिन कॉलोनिज्म की वजह से कुछ एक डार्क एरा अफ्रीका को झेलना पड़ा।
इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे इंडेंजर्ड लेबर की अगर डिफिनेशंस जानने की हम कोशिश करें तो डिफिनेशन है बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ सेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंडेड लेबर की बात हो रही। बाउंडेड लेबर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बाउंडेड लेबर जो होते हैं उन्हें एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ले जाया जाता है कहीं से कहीं, और फिर उनसे वर्क कराया जाता है। उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि जैसे 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए या 5 ईयर के लिए उनको ले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की ज़रूरत क्या है कि वे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आएंगे और किसके लिए काम करेंगे और कहाँ जाएंगे। प्रेजेंट डे ये जो लेबर्स थे वो कहाँ से आए थे? यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु। इन जगहों पर से क्यों आए, क्या ज़रूरत थी? आपको पता होगा कि इंडिया में ये जो एरियाज़ हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं। जब ज़्यादा लोग होंगे और काम कम होगा तो काम की तलाश में लोग माइग्रेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि चलो कुछ कमाने के लिए काम करने ही चलते हैं, भले ही कुछ सालों के लिए जाना पड़े। तो वो चले गए और पहुंचते कहाँ थे? कैरिबियन आइलैंड ऑफ ट्रिनिडाद, गुयाना, सेरिनाम, मॉरिशस, फिजी, सियोन, मलाया और असम जैसी जगहों पर, जहाँ पर बागान है या जहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ पर वो वर्क कर सकते हैं या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इन जगहों पर उन्हें ले जाया जाता था और इन्हें एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट ले जाया जाता था, जिसके चलते वो जाते तो थे लेकिन वापस जल्दी नहीं आ पाते थे। अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ बाय एजेंट। ये लेबर्स का जो चैलेंज था उनकी लाइफ का, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो एजेंट हुआ करते थे वो सही जानकारी नहीं देते थे कि क्या होने वाला है या आप कहाँ जाने वाले हो। वो अच्छी अच्छी बातें कि अरे वहाँ जाके कुछ काम नहीं है, बस इतना करना होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा और जैसे भी अच्छी लाइफ होगी, इस तरह से लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाकर और ले जाया जाता था और फिर उन्हें वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि नहीं, आप 5 सालों तक 10 सालों तक यहीं फंसे रह गए। तो अब जब इन्होंने ये देखा कि हम एज अ स्लेवरी सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ कि एज अ स्लेव हमें रखा जा रहा है, तो उन्होंने अपनी जो सिचुएशंस थी उनको, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना स्टार्ट कर दिया। नो डाउट दे वर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, सो दे डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ लाइफ एंड सर्वाइविंग। तो उन्होंने अपनी लाइफ का एक दूसरा पहलू स्टार्ट किया कि मतलब ठीक है हम नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरी तरह से क्या किया? एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड। वो कहीं जंगल में भाग जाते थे, छुप जाते थे। फिर वहाँ पर जब सभी लोग यही कर रहे थे तो बहुत सारे लोग मिले, तो क्या हुआ? एक्सप्लॉयटर वर फ्रेंड्स, मतलब जितने भी जिनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो आपस में मिल गए और उन्होंने इंडिविजुअली और कलेक्टिव रूप से अपनी सोसाइटी मेंटेन करना शुरू कर दिया। और सोसाइटी जो थी उस पर ओल्ड और न्यू कल्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया कि मतलब जब 2 तरह के लोग मिलते हैं तो न्यू कल्चर वैसे भी फॉर्म होता है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो ट्रिनिडाद में जो एनुअल मुहर्रम होता था, मुहर्रम आप जानते होंगे मुस्लिम्स का एक फेस्टिवल होता है, तो मुहर्रम में क्या होता है ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो मुहर्रम का एनुअल फंक्शन होता था, एनुअल प्रोसेसन होता था, उसे होइसे कहा जाता था। इन दोनों ही कलेक्टिव जो कम्युनिटीज़ बनी थी इन एक्सप्लॉयटर्स की, उन्होंने उसे थोड़ा प्रोसेसन करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कि मुस्लिम्स का है तो मुस्लिम ही करेंगे, नहीं, सारी कम्युनिटीज़ ने एक साथ मिलकर इसको मनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा रस्टफरिज्म जो कि एक रिवोल्यूशनरी रिलीजन था, उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मतलब अपने चारों तरफ से उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसानी स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा आप चटनी म्यूज़िक देखते होंगे कि जैसे कि इंडिया से जो लोग गए उन्हें फोक म्यूज़िक आता था और जहाँ पर वो रहे वहाँ की म्यूज़िक के साथ मर्ज करके एक नया तरह का म्यूज़िक बना, उसे चटनी म्यूज़िक कहा गया, जिससे जैसे एज अ फ्यूज़न जिसे बोला जाएगा। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इंडेंजर्ड लेबर जो थे उन्होंने इस अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और उससे अपनी एक नई कम्युनिटी, अपने एक नए
सर्वाइवल की स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को फ्रॉम 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट लीडर्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे या नेशनल लीडर्स थे, उनको जब इस स्लेवरी सिस्टम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसको एबॉलिश करने के लिए, इस क्रूअल उसको चेंज करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, जिसकी वजह से देयरफॉर इट वाज एबॉलिश्ड इन 1921, जिसकी वजह से 1921 में ये जो था वो सिस्टम एबॉलिश हो गया कि किसी भी लेबर को बॉन्डेड करके कहीं ले जाया नहीं जाएगा, वो अपनी इच्छा से जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में एक तो कॉलोनियलिज्म और उसका डार्क एरा समझा दिया, उसके अलावा इंडेंजर्ड लेबर के बारे में बता दिया कि किस तरह से लेबर्स की जो माइग्रेशन थी उसका फ़ायदा उठाकर उन्हें इंडेंजर्ड बॉन्डेड लेबर बनाया गया और उनसे वर्क लिया गया। तो इस तरह से आपका ये 2 पार्ट्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब आगे हम इंडियन ट्रेड और कॉलोनियलिज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ करी। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में जो कुछ भी पूछना हो वो कमेंट में पूछिए, ताकि मैं वहीं पर आपको जवाब दूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में उस लाइक के साथ अपना कमेंट भी दीजिए कि आपको अच्छा लगा। ओके, बाय।